गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत द्वितीय पेपर भारतीय राजनीति विचारक के प्रथम चैप्टर मनु के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। मनु द्वारा रचित पुस्तक को मनुस्मृति नाम दिया गया है। मनुस्मृति की रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं। एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वान कीथ के अनुसार इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। पाश्चात्य विद्वान नीत्शे के शब्दों में मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। इस प्रकार अगर मान लो मनुस्मृति के बारे में 10 शब्दों में कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में हम मनुस्मृति के बारे में ये चीज़ लिख सकते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति के जो 12 अध्याय हैं उसमें विभिन्न विषय उल्लेखित हैं। अब आता है मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है तथा इस सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियाँ निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला मनु का जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत में आता है स्वामी या राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार मनु ने जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत में पहला अंग बताया है स्वामी या राजा, उसकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। दूसरा आता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत में मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, यानी कि राज्य का शासन चलाने के लिए कुशल मंत्री होना अति आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि मंत्री कैसे होने चाहिए? कुशल होने चाहिए और उनसे सुयोग्य मंत्रियों से ही परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। ये नहीं है कि उनमें क्या है, उनमें आवश्यक जो क्या है गुण होने चाहिए और योग्यताएं भी होनी चाहिए, उनका भी क्या है मनु ने विस्तार रूप से उल्लेख किया है। अब तीसरा अंग आता है राज्य का, वो है पुर। अब पुर का क्या अर्थ है? पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। मनु का मत है कि पुर जो है पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई हैं, जिनमें प्रमुख है, यानी दुर्ग जो है कौन कौन सी श्रेणियों में आते हैं वो बताए हैं मनु ने, जैसे धान वन वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। अगला अंग आता है सब राज्य का, वो है राज्य।
राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यह राज्य शब्द का अर्थ है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता है। यह राज्य शब्द का अर्थ वैसे राज्य नहीं है। यह राज्य शब्द अर्थ क्या है? राज्य की भूमि या उसमें और तथा उसमें निवास करने वाली जनता से है। अगला अंग आता है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य अपितु अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। मतलब क्या है? राजा के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएगा और प्रजा के कल्याण के कार्य भी नहीं कर पाएगा। अगला जो अंग आता है वो है दंड। दंड का अर्थ राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना, रक्षा सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। यानी कि दंड का अर्थ क्या मनु ने क्या लगाया है? सेना से लिया है। और सेना जो है ये भी कई अंग बताएं, जैसे हस्ती सेना है, रथ सेना है और अश्व सेना है आदि आदि। और मनु ने परामर्श दिया है कि क्या है कि सेना के जो सभी अंग हैं उनका सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए एक राजा के लिए। राज्य का 7वां अंग और अंतिम अंग आता है मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। मतलब क्या है कि राजा को क्या है, अच्छे मित्र होने चाहिए, यानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए, जिससे क्या होता है कठिन परिस्थितियों में राज्य और राजा का साथ दे सकें। ऐसे मित्र राजा के साथ होने चाहिए। इस प्रकार मनु ने राज्य के अंगों के अंतर्गत स्वामी या राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर, चौथा राज्य, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवें मित्र बताएं। इस प्रकार मनु ने क्या है राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है। राज्य के उपर्युक्त अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग स्वामी या राजा है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। आशय स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। धन्यवाद।